गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग। अरे ये किसके कमेंट चल रहे हैं? बच्चे सर सर क्यों बोल रहे हैं? ये सेविंग कराकर स्मार्ट लग रहे हो, किसके कमेंट चल रहे हैं? रोहन, आप भी क्लास लगाने का थोड़ा ध्यान रख लिया करो। अब जब तुम्हारा एक्टिवेशन का काम हो रही, पूनम को बांट दिया, तो थोड़ा क्लास का ध्यान रखा लिया करो। अब इस टाइम आपको पता है ना, 5 बजे 4 क्लास है, 3 क्लास है। डीपी सर कितने बजे क्लास है? 5 बजे नहीं है अभी? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। नोटिफिकेशन भेज दीजिए एक बार। हाँ जी, जो बच्चे लाइव नहीं आए हैं जल्दी से लाइव आ जाएं। यहाँ पर अखिलेश कुमार आ चुके हैं, सीता यादव आ चुके हैं और रेहान आ चुके हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। बेटा जल्दी से लाइव आइए, क्योंकि अगर आप लाइव नहीं आएंगे तो फिर पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि प्रैक्टिस बैच का मतलब तो यही होता है ना कि मैं क्वेश्चन बोलूँ और सामने से आप प्रैक्टिस का आंसर दें कि भाई इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। आप सबको गुड इवनिंग बेटा। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करने के लिए आज अगेन हमारे पास बायोलॉजी के क्वेश्चन है बेटा। और आज चैप्टर के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, सेल वाले चैप्टर को। अगर आपने सेल चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आप ये 25 क्वेश्चंस का आंसर बहुत इजीली कर सकते हो। बेटा चैप्टर का नाम है सेल। गुड इवनिंग मिस्टर राज, एम राज। तो मिस्टर राज होंगे आप। देखिए सेल चैप्टर के क्वेश्चंस लेकर आए हैं हम। सेल का मतलब होता है कोशिका। आपने पढ़ी होगी, कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके अंदर सेल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वही सारे क्वेश्चंस आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ठीक है, इस चैप्टर के। तो आपको आंसर देना है बेटा इन क्वेश्चंस का। और आंसर देने के लिए ये आपकी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1। सुनील फ्रॉम भोपाल, ओके। नागा छलपति, गुड इवनिंग। कहाँ के हैं आप नागा? सुनील आप भोपाल के रहने वाले हैं, बहुत अच्छा बेटा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है कि विच सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि हमारे बॉडी में जितनी भी सारी सेल्स हैं, जितनी भी सारी कोशिकाएं हैं, उनमें से सबसे लंबी सेल्स कौन सी हैं? इन चारों में से सबसे लंबी सेल्स कौन सी होनी चाहिए? अभिनव गुड इवनिंग बेटा। तो इन चारों में से 4 ऑप्शन दिया है। पहला है मसल सेल, मांसपेशियों की सेल सबसे लंबी होती है, या नर्व सेल सबसे लंबी होती है, या बोन सेल्स या हड्डियों के अंदर जो सेल्स होती हैं वो सबसे लंबी होती हैं, या जो ग्लैंड्स जो ग्रंथियों में सेल्स होती हैं वो सबसे लंबी होती हैं। विवेक मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आगे तुम भी पढ़ने के लिए हैं। चलिए तो बेटा नर्व सेल्स जो होती हैं वो सबसे लंबी सेल्स होती हैं। तो हमारे बॉडी में जितनी भी सारी सेल्स हैं, हमारे बॉडी में ट्रिलियंस, बहुत सारी हजारों ट्रिलियंस हमारे बॉडी में सेल्स होती हैं। उनमें से सबसे लंबी देखेंगे बेटा तो आप बताओगे नर्व सेल्स होती हैं। नर्व सेल्स क्या होती हैं? नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है नर्वस नर्व सेल्स, ठीक है। एक नीलेश कह रहा है मैम बोन सेल्स, नहीं बेटा बोन सेल्स लंबी नहीं होती हैं। सबसे लंबी नर्व सेल्स होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। और तंत्रिका कोशिकाएं हम कहाँ पढ़ते हैं? तो ये नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है बेटा, नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं हम। अब जो नर्व सेल्स का मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं आप क्या है? नर्व सेल्स का मतलब है बेटा यहाँ पे न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स यहाँ पर मतलब है न्यूरॉन्स। तो अगर ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर न्यूरॉन्स लिखा हुआ आता ना तो भी आपका आंसर सही होता, तो भी आप किसको टिक करते? न्यूरॉन्स को ही सही करते। तो याद रखिएगा न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में सबसे लंबी सेल्स होती हैं। अब न्यूरॉन्स को हम 3 कैटेगरी में आगे डिवाइड करते हैं। अगर हम बात करें कौन से न्यूरॉन्स, तो बेटा जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ना वो सबसे लंबे होते हैं। तो अपने कॉपी में नोट करना। राहुल आपका कमेंट आ रहा है बेटा, बिल्कुल आ रहा है। अपने कॉपी में नोट कीजिए कि ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी सेल्स होती हैं, उनको हम नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स बोलते हैं। और न्यूरॉन्स में भी सबसे लंबा कौन सा होता है? तो आप बताएंगे बेटा मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स।
ठीक है मैम, महासंगम बैच में प्रैक्टिस बैच को शेड्यूल से सभी टीचर का अलग अलग कर दें। जितेंद्र मैं समझी नहीं बेटा आप क्या कहना चाह रहे हैं, किसका शेड्यूल किससे अलग कर दूं, प्लीज बताइएगा। हाँ जी, अच्छा प्रैक्टिस बैच में सब टीचर्स की अलग अलग क्लास चला दें। अरे बेटा प्रैक्टिस तो एक साथ कर लो, उसमें क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट ओमनी सेलुला ए सेलुला। ये एक स्टेटमेंट है बेटा, ये एक कथन है। तो पूछा है कि जो स्टेटमेंट है जिसका मीनिंग क्या है कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बेटा एक स्टेटमेंट दिया गया था जिस स्टेटमेंट का मीनिंग था कि जितने भी नई सेल्स हैं हमारे बॉडी में वो हमेशा पुरानी सेल से आती हैं। तो आपसे पूछा है बेटा कि जो पुरानी सेल्स हैं वही आगे चलकर, कहने का मतलब क्या है कि एक सेल्स है, ये एक सेल है, इस सेल ने अपने आप को डिवाइड किया और ऐसे दो नई सेल बना दी। तो ये नई होगी और ये पुरानी होगी। तो नई किससे बनी है, पुरानियों से बनी है। तो इस स्टेटमेंट को बोलते हैं हम ओमनी सेलुला ए सेलुला। तो ये स्टेटमेंट कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, तो बेटा एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने लैटिन भाषा में, ये लैटिन भाषा है बेटा, लैटिन भाषा में बताया था कि जितनी भी पुरानी सेल्स हैं वो अपने आप को डिवाइड करके नई सेल्स बनाती हैं। पुरानी कोशिकाओं से ही हमेशा नई कोशिकाएं बनती हैं। तो रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर सैलडन की, सैलडन एंड स्वोन ने दिया था सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत दिया था बेटा। और अगर आप बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन की, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी किसकी, न्यूक्लियस की, केंद्रक की खोज की थी। और अगर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की बात करते हैं तो इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी, जीवाणु की खोज की थी। तो चारों पॉइंट नोट कर लेना कि रुडोल्फ विर्चो ने ओमनी सेलुला ए सेलुला स्टेटमेंट दिया। उसके बाद सैलडन ने क्या बोला बेटा, सैलडन ने सेल थ्योरी दी थी स्वोन के साथ मिलकर। एंड रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। एंड एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बेटा बैक्टीरिया, जीवाणु की खोज की। तो क्वेश्चन नंबर 2 राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और मतलब क्या है उसका, ओमनी सेलुला ए सेलुला स्टेटमेंट वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया तो आप बहुत इजीली उसको टिक कर दोगे। ठीक है बेटा, यस नीलेश, ल्यूवेनहॉक ने स्पर्म की, आरबीसी की, प्रोटोजोआ की, इनकी भी खोज की थी, बहुत सारे काम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन चिक, ह्यूमन चिक का मतलब मानव की गाल, हमारी गाल है, और एंड अनियन पील सेल्स। भाई जो आपका प्याज है उसकी कोशिकाओं में और मेरे गाल की कोशिका, मैं एक एनिमल हूं, एक मैमल हूं, तो अब प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में मेन डिफरेंस कौन सा है। आप सब जानते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंस होता है, सेल वॉल का। और सेल वॉल बोले तो कोशिका भित्ति। तो आप जानते होंगे प्लांट सेल के चारों तरफ एक कठोर सा आवरण लगा हुआ होता है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। लेकिन हमारी गाल की, नाक की, कान की, कहीं के भी सेल्स उठा लो उसके ऊपर सेल वॉल नहीं लगा हुआ होता है। तो यहां पर आप देख लो, ये देखो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन ऑनियन पील सेल। कहने का मतलब क्या हो गया बेटा कि जो प्याज की कोशिकाएं हैं उनमें तो प्रेजेंस होगी किसकी, सेल वॉल की, लेकिन हमारी जो गाल है, जो चिक सेल्स हैं, उनके अंदर सेल वॉल होती नहीं है। अखिलेश कह रहे हैं कि तीसरे का आंसर डी। बेटा डी में तो है एब्सेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन चिक सेल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए डिफरेंट थिंग। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है अभिनव, तुम गलत बता रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल ऑर्गेनली सेंट्रियोल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रियोल होता क्या है, सेंट्रियोल के अंदर क्या होता है, किसका बना हुआ होता है, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। अब सेंट्रियोल क्या होता है बेटा, तो एक आपने टर्म सुना होगा सेंट्रोसोम, अगर नहीं सुना तो ध्यान से सुनो। एक टर्म होता है सेंट्रोसोम जिसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे तारक काय। तारक काय क्या होता है, वो पार्ट जहां से एक सेल डिवाइड होती है, सेल डिवीजन करती है। जब सेल डिवाइड होती है तो ये सेंट्रोसोम भी क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। इस एक सेंट्रोसोम के ऊपर 2 पोल होते हैं या फिर 2 अलग अलग पोलों पे बेटा 2 सेंट्रियोल होते हैं।
एक सेंट्रोसोम के ऊपर 2 सेंट्रियोल होते हैं। ये भी सेंट्रियोल है, ये भी सेंट्रियोल है। हिंदी में इसको तारक केंद्र भी कहा जाता है, तारक केंद्र भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो सेंट्रोसोम है उनको हम तारक काय बोलते हैं, और ये तारक काय के ऊपर 2 पोल होते हैं, एक सेंट्रियोल दूसरा सेंट्रियोल। और ये सेंट्रियोल क्या है, तो ऐसे पतली पतली ऐसी माइक्रो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर से मिलकर बनते हैं, ऐसे ऐसे बेटा, ठीक है। तो याद रखिएगा सेंट्रियोल का मेन घटक क्या है, ट्यूब्यूलिन। ट्यूब्यूलिन का मतलब होता है पतली पतली ट्यूब, पतली पतली ट्यूब, ऐसी ट्यूब से मिलकर पतली पतली नलिकाएं या माइक्रो ट्यूब से सेंट्रियोल बनते हैं। और ये सेंट्रियोल और ये सेंट्रोसोम कहाँ काम आते हैं, जब कोई सेल में डिवीजन होता है, जब कोई कोशिका विभाजन होता है तब। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। अगर हम बात करें एक्टिन और मायोसिन की, बेटा ये दोनों प्रोटीन हैं, और ये दोनों प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं, मांसपेशियों में, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने का काम करते हैं। कौन, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। तो एक्टिन मायोसिन का नोट करना, ये हमारी मांसपेशियों में होते हैं, मसल्स में होते हैं, जबकि जो ट्यूब्यूलिन होता है या छोटी छोटी जो ट्यूब होती हैं वो सेंट्रियोल बनाती हैं। और सेंट्रियोल क्या होता है, तो सेंट्रोसोम से ही 2 अलग अलग पोल निकलते हैं, ऐसे 2 अलग अलग ध्रुव बनते हैं जब कोई सेल डिवाइड होती है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली मेनली स्टोर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इनमें से वह सेल का कौन सा भाग है या कौन सा कोशिकांग है जिसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जिसके पास क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होते हैं बेटा, ये जो लाइसोसोम है ना, ये एक बैग जैसी स्ट्रक्चर होती है ऐसे, और इसके अंदर होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ऐसे बहुत सारे एंजाइम। और इन एंजाइम का पीएच वैल्यू होता है 4 से 5। ये एसिडिक प्रकृति के होते हैं, और ये क्या काम करते हैं, सेल के अंदर किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन का काम करते हैं। और जब ये बहुत ज्यादा बन जाते हैं तो ये बैग फट जाता है, और फटकर इस पूरे बैग की भी डेथ हो जाती है, और सेल के अदर कंपोनेंट्स की भी डेथ हो जाती है इसके फटने से। इसलिए हम इसको सुसाइड बैग, इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ होते हैं या लाइसोसोम में कौन से एंजाइम होते हैं। तो याद रखिएगा लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, कभी कभी हिंदी में ना इस हाइड्रोलाइटिक को लिखा हुआ होता है अपघटीय एंजाइम, अपघटीय एंजाइम। तो कहाँ होते हैं, लाइसोसोम के पास होते हैं। और लाइसोसोम को ही हम सुसाइड बैग कहते हैं, आत्मघाती थैली, आत्मघाती आत्महत्या करने वाली थैली कहते हैं। तो 5वें का आंसर ए होगा, सी नहीं होगा पूनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। कहने का मतलब कौन सा कोशिकांग है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, एंड प्रेजेंट इन बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। कहने का मतलब है कि ऐसा कोई भी कोशिकांग जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है और वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की सेल्स में पाया जाता है, उसका नाम क्या है। तो मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि जो राइबोसोम होते हैं बेटा, ये यूनिवर्सल कंपोनेंट होते हैं। कोई भी प्रकार की सेल्स हो, चाहे उसके अंदर कुछ भी नहीं हो, राइबोसोम पक्का होता है। तो याद रखिएगा राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है। लेकिन अगर लाइसोसोम की बात करोगे तो लाइसोसोम सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में दिखेगा। अगर सेंट्रियोल्स की बात करोगे तो वो भी सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में दिखेगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करोगे तो वो भी यूकैरियोटिक में दिखेगा। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में एक ही कॉमन ऑर्गेनेली है, कौन सा बेटा, वो है राइबोसोम। राइबोसोम हर एक प्रकार की सेल में होता है। इस धरती की कोई भी लिविंग सेल उठा लो, चाहे बैक्टीरिया की, चाहे वायरस की, चाहे किसी की भी उठा लो, प्लांट की, एनिमल की, उन सब में राइबोसोम दिखता है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली भी बोलते हैं, मतलब सब जगह पाए जाने वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि द सेल ऑर्गेनेली डज नॉट कंटेन डीएनए। इनमें से वो कौन सा कोशिकांग है जिनके पास खुद का डीएनए नहीं होता। अगर बेटा आपने किसी ने बिहार एसआई का एग्जाम जो कल हुआ था, मेंस का एग्जाम दिया होगा, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था बेटा। थोड़ी सी लैंग्वेज अलग थी,
थोड़ी सी लैंग्वेज अलग थी कि न्यूक्लियस के अलावा किसमें खुद का डीएनए नहीं होता है, वो वहां पर थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी थी। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि द सेल ऑर्गेनली डज नॉट कंटेन डीएनए, जिसके पास खुद का डीएनए नहीं है वो कौन सा कोशिकांग है? सबसे 1 नंबर पॉइंट, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास खुद का डीएनए होता है। और मैं चिल्ला चिल्ला के मेरा गला बैठ गया, मैंने ये कितनी बार बता दी बात कि न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। ये 3 रट्टे लगा लो, कौन कौन सा? न्यूक्लियस, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे, एंड क्लोरोप्लास्ट। इन तीनों के पास खुद का डीएनए होता है, लेकिन यहां पर ऑप्शन में लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कुछ भी होता, वो सब गलत हो जाते। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इन 3 के पास खुद का डीएनए होता है। तो इन तीनों को आप नोट कीजिएगा इस चीज को। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से सुनिए कि सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स। ये जो पेयर बनाए हैं इसमें से सबसे सही पेयर कौन सा है? एक सही होगा, बाकी के 3 गलत होंगे। तो आपको रीजन भी मालूम होना चाहिए कि वो गलत क्यों होंगे बेटा। सबसे पहला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? अंतःप्रदव्य जालिका। तो बेटा आपके 2 टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं सेल के अंदर, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। तो आपसे पूछा है कि जो स्मूथ वाली है उसका काम क्या होता है। तो मैंने क्लास में बहुत अच्छे से रट्टे लगवा रखे हैं आपको, क्योंकि जो चीज़ समझ में नहीं आती मैं बोलती हूँ उसके रट्टे लगा लो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आपका एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको कोई ज्ञान वान नहीं प्राप्त करना है यहाँ पर, है ना। चलिए सुनो, NUMICH, बहुत अच्छा बेटा सुनील तुमने याद किया। रूबित तिवारी आप कहाँ हो गए बेटा, लेट। चलिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करती है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना 2 होती हैं, एक होता है बेटा SER जिसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करती है? स्मूथ वाली लिपिड्स बनाने का काम करती है, लिपिड्स को सिंथेसिस करती है। और रफ वाली R से रफ, R से राइबोसोम, इनके पास होते हैं राइबोसोम और ये काम करते हैं प्रोटीन बनाने का, प्रोटीन। तो 2 ऑप्शन ये अगर ढंग से पढ़ लोगे तो ऐसे क्वेश्चंस NDA CDS में बहुत बार आते हैं। ठीक है, चलिए रफ एंडोप्लाज्म ये तो सही है। स्मूथ वाला क्या करता है? लिपिड सिंथेसिस, वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो इसके आगे दिया हुआ है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। नहीं बेटा, ये तो किसका काम करती है? प्रोटीन बनाने का। तो ये तो गलत हो गया मैम। हेलो मैम, पूरा क्लास का PDF नहीं मिला है। कौन सी क्लास का PDF नहीं है बेटा? एक बार मैं नोट करवा लेती हूँ, आप एक बार मुझे बताइए कौन सी क्लास का PDF नहीं है। 2-3 PDF ही ओपन हो रहा है, बाकी नहीं। ये जो मेरी क्लास चल हाँ जी, बताइए कौन से चैप्टर की PDF नहीं है, मेरे को लिख के भेजिएगा एक बार, किस सब्जेक्ट में नहीं है और कौन से चैप्टर की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही हो गया आपका। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कह रहा है? सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन को सिंथेसिस तो नहीं करता है बेटा, ये किसको करता है? ये तो प्रोटीन बनाने का काम करता है, तो गलत हो गया। तीसरा है कि जो RER है वो ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, नहीं बेटा, प्रोटीन का काम करता है। फिर बोला है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फॉस्फोलिपिड्स का ऑक्सीडेशन करता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है बेटा। मैम ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक क्लास लेना प्लीज। ठीक है नीलेश, इस वीक में ग्रुप डी के क्वेश्चंस ले आऊंगी सारे एक साथ। मैम सिर्फ 5R और फर्स्ट वीडियो को छोड़कर। ओके, मैं एक बार बोल देती हूँ। बच्चा कह रहा है कि जो 5 घंटे वाली क्लास है और पहली क्लास है सिर्फ उसका PDF खुल रहा है, इसके अलावा कोई PDF नहीं खुल रहा है और कोई PDF मिल नहीं रहा है। कोई झूठ तो बोलेगा नहीं बेटा। ठीक है, तो जिसने मुझसे कहा ना ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आना, ठीक है, वैसे तो मैंने बहुत सारे करवा भी दिए हैं आपको ग्रुप डी के भी, लेकिन एक साथ मैं सिर्फ ग्रुप डी के लेके आ जाऊंगी, ठीक है, एक दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बेटा कि क्रोमोसोम डबलिंग कैन बी अचीव्ड बाय यूज ऑफ।
बेटा आपने ना एक नाम सुना होगा क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र, गुणसूत्र। और मैंने 50 बार ये बात बताई होगी क्लास में कि क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, हमेशा जोड़ियों में होंगे ऐसे क्रोमोसोम। कभी आप ये नहीं सुनोगे कि एक क्रोमोसोम, ऐसे सुनोगे 2 4 6 8 10 12 16 18 19 18 20 ऐसे सुनोगे। तो अगर कहीं पर भी किसी सेल के किसी पार्ट में एक क्रोमोसोम है तो उसको अगर आपको डबल करना है तो कौन सा केमिकल उसके लिए काम में लिया जाता है। ये साइंस एंड टेक का पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ था इसलिए मैंने स्लाइड में डाल दिया है। तो बेटा यहां पर पहला ऑप्शन है IAA, ये एक हार्मोन होता है और ये एक प्लांट हार्मोन है, ये काम में नहीं आता है। दूसरा है GA, ये भी एक हार्मोन है बेटा, ये भी यहां काम नहीं आता है। G18 भी काम में नहीं आता है। ये जो कॉलिचीन होता है ना, कॉलिचीन नाम का केमिकल, जब भी कहीं पर भी आपको क्रोमोसोम्स की डबलिंग करवानी होती है तो ये केमिकल काम में लिया जाता है। इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है, इतनी बात नोट कर लेना कि कहीं पर भी सेल के किसी भी हिस्से में अगर सिंगल क्रोमोसोम है और जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू या बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो बहुत सारी उस सेल्स के अंदर मॉडिफाई करके हम इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कॉलिचीन नाम का एक केमिकल डालकर हम उसे डबल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी है। सिर्फ आप ये यूज आप नोट कर लेना अपने कॉपी में कि कॉलिचीन केमिकल इज यूज्ड फॉर क्रोमोसोम डबलिंग, क्रोमोसोम डबलिंग। ठीक है, ओके नीलेश, समझ गई मैं, आप रेलवे के स्टूडेंट हैं, आपको 30 नंबर लाने हैं सिर्फ, है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 10। द मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल इज। फंगल का मतलब है कवक या फफूद। जो कवक है उसके अंदर सेल वॉल पाया जाता है। तो पूछा है कि उस सेल वॉल के अंदर मेन कंपोनेंट क्या है। बेटा 4 नाम दिए हुए ना, चारों नामों के बारे में पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं किसके, फंजाई की सेल वॉल की, जब आप कवक के सेल वॉल की बात करोगे ना तो उसमें मेन कंपोनेंट होता है काइटिन। ये चिटीन नहीं होगा हिंदी में, ये काइटिन होगा, काइटिन। तो अपने कॉपी में नोट करना एरो लगाकर कि फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। जबकि किसी बैक्टीरिया की सेल वॉल उठाओगे तो वो किसकी बनी हुई होती है, वो पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी हुई होती है। ठीक है, और अगर हेमीसेलुलोज या सेलुलोज, ये प्लांट की सेल वॉल में होता है बेटा, ये प्लांट की सेल वॉल में होता है। तो फंजाई हम लोगों में तो होती ही नहीं है सेल वॉल। प्लांट की पूछेगा तो सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज, अगर फंजाई की पूछेगा काइटिन की, अगर बैक्टीरिया की पूछेगा तो पेप्टिडोग्लाइकोन की। क्या हुआ सर? तो फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी हुई होगी, काइटिन की बनी हुई होगी, ये बात याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है। 11 मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपने ढंग से मेरा एक सेंटेंस सुना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ विच टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट होने की जो कैपेसिटी होती है वो किस टाइप की सेल्स में होती है। तो कौन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की पावर होती है बेटा कौन सी सेल्स के पास, मसल सेल्स के पास। जो मसल सेल्स हैं या मसल्स टिश्यूज, टिश्यूज का मतलब ही क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो मसल्स के अंदर जो सेल्स हैं, मांसपेशियों के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती हैं, तभी मांसपेशियों में क्या हो पाता है, मूवमेंट हो पाता है। और बेटा थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने में कौन से आपके प्रोटीन सहायक होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। कौन से, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है आज, 15 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहा है कि जो बाल्बेनी रिंग्स हैं, बाल्बेनी रिंग्स, सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज बाल्बेनी रिंग्स।
तो बेटा जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, छोटे मोटे माइक्रोब्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, छोटे मोटे जीवाणु हो गए, इन बैक्टीरिया के अंदर जो सलाइवा बनता है ना, जो लार बनता है, और जो लार बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं ना, उन उन ग्रंथियों के अंदर एक छोटे छोटे से छल्ले से होते हैं, ऐसे रिंग्स से होती हैं, और उन्हीं रिंग्स को बोलते हैं बाल्बेनी रिंग्स। और ये बाल्बेनी रिंग्स बैक्टीरियाज वगैरह में क्या करवाने का काम करती हैं? आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती हैं। तो आपको ज्यादा नहीं नॉलेज लेना है इसके बारे में, आप इतना नोट कीजिएगा कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह, उनका जो सलाइवा बनता है, तो उसके सलाइवा बनाने वाली जो ग्लैंड्स होती हैं, उन्हीं ग्लैंड्स के पास एक छोटे छोटे से छल्ले टाइप की और ग्लैंड्स होती हैं, ऐसे राउंड राउंड, उनको बोलते हैं, उनके अंदर होती हैं बाल्बेनी रिंग्स। और वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? उनका काम होता है प्रोटीन बनाने का काम, प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम। तो 12th का सी होगा, बी नहीं होगा प्रियंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कह रहा है? और बेटा मैंने एक मैराथन क्लास ली थी, आपने देखी थी ना वो 5 घंटे की, वैसे मैं वापस लूंगी कल या परसों, परसों लूंगी बेटा, ठीक है। तो परसों वापस वैसे ही मैराथन क्लास वापस लेकर आऊंगी मैं, परसों या नरसों, जब भी मैं देख लेती हूँ, 2 या परसों नरसों में एक क्लास और वापस लूंगी। और वो अपने 5 आवर वाली देख लिए ना कंप्लीट क्लास। कोई डाउट हो कैसा भी तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। नेक्स्ट है नेम एन ऑर्गेनेली विच सर्व एज ए प्राइमरी पैकेजिंग एरिया फॉर प्रोटीन दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल। मैंने बहुत बार बताया है कि एक सेल है, कि एक सेल है, नहीं बेटा आपके बैच में भी लिए नीलेश, यूट्यूब पे नहीं, आपके बैच में भी लिए मैंने। तो इस सेल के अंदर ऐसे अलग अलग जगह प्रोटीन रखा हुआ है, तो उस प्रोटीन को एक जगह पैक करने वाला, बांधने वाला कंपोनेंट कौन सा है? तो कितनी बार बताया है कि जो गोल्गी पार्टल्स होते हैं, जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, जो गोल्गी बॉडीज होते हैं, वो सेल्स के अंदर प्रोटीन को बांधने का काम करते हैं, प्रोटीन पैकेजिंग का काम करते हैं। राहुल कह रहे हैं मैम केमिस्ट्री का भी लेना, केमिस्ट्री की भी लूंगी बेटा इसी वीक में। थोड़ी सी मेरे लास्ट वीक ना तबियत खराब थी, मुझे चिकनगुनिया हो गया था, तो मैं थोड़ी सी बेड रेस्ट पे थी, लेकिन अब आ गई इस वीक, तो इस वीक आपकी मैराथन 1 या 2 लूंगी, ठीक है। इस वीक में 2 नहीं तो 1 मैराथन तो पक्का होगा। मैम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की प्रैक्टिस क्लासेस कब से शुरू होंगी? बेटा कल परसों हम फिजिक्स लगाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, और केमिस्ट्री की तो मैं 2 या 3 मैराथन लूंगी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी, टेंशन नहीं लो तुम। कुछ तो ली भी है ना केमिस्ट्री क्लास, ऐसा थोड़ा ना कि ली भी नहीं है, शायद 6-7 क्लास तो ले चुकी हूँ पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम्स आर कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ, बहुत बार बता चुकी हूँ कि आरएनए, देखो बेटा आज फिर बताती हूँ, आरएनए, राइबोस या राइबोसोम टर्म जब भी देखो तो चुपचाप उसी ऑप्शन पर टिक कर देना जिस ऑप्शन के नीचे प्रोटीन लिखा हुआ हो, क्योंकि ये सब क्या काम करते हैं? ये सब प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो एक सेल के अंदर आरएनए हो गया, राइबोज हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सब किसका काम करते हैं? प्रोटीन बनाने का। तो क्वेश्चन में दिया कि राइबोसोम्स आर कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ किसका? पॉलीपेप्टाइड। अब यहाँ प्रोटीन ऑप्शन नहीं है, ठीक है। पर प्रोटीन जब बहुत सारे जुड़ते हैं तो वो पेप्टाइड चेन बनाते हैं, तो ये लो पॉलीपेप्टाइड आंसर हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। आरएनए नहीं होगा बेटा, यहां पूछा किसके सिंथेसिस में सहायक होते हैं राइबोसोम। अभिषेक आप आरएनए कैसे बोल रहे हैं? आरएनए तो खुद प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? जो बहुत सारे प्रोटीन आपस में जुड़ जाते हैं बेटा, तो वो पेप्टाइड चेन या क्या बनाते हैं? एक पूरी लंबी सी श्रृंखला, एक लंबी सी चेन बनाते हैं, और उसी को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड, मतलब प्रोटीन का ही बात है। तो आरएनए किससे कंसर्न होते हैं? राइबोसोम। तो आप बताएंगे बेटा ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्या कि विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज इज नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? ये एक सेल है, इस सेल का जो अंदर वाला सिस्टम है उसको बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट। अच्छा आपको ना एक हिंट बताती हूँ, जब जब एंडोमेम्ब्रेन की बात होगी ना तो आप इतने सारे नाम लिख लेना, कौन कौन से। पहला नाम लिखना ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, उसके बाद लाइसोसोम, उसके बाद राइबोसोम, इन सबको काउंट किया जाता है, एक और सेंट्रोसोम, इन सबको काउंट किया जाता है किस में? तो आप बताओगे बेटा एंडोमेम्ब्रेन, मतलब
एंडो का मतलब होता है अंदर, मेम्ब्रेन का मतलब झिल्लियां, मतलब सेल के अंदर पाई जाने वाली झिल्लियां। लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं ना, वो एंडो मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं होता है। विवेक, अच्छा 14 का सी बोल रहे हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, आपको पीडीएफ नहीं मिला है रिवीजन के लिए, कौन सी क्लास का? 5R वाली क्लास का पीडीएफ नहीं मिला है आपको? मैराथन क्लास का पीडीएफ अभी तक अपलोड नहीं हुआ है? एक बार मुझे कमेंट करके बताना आप किस बैच के हैं और किस बैच में नहीं हुआ है। तो याद रखिएगा कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, ये सब पार्ट होते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इज द नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इसका आंसर ए होगा, सी जो बोल रहा है उसका गलत हो जाएगा। बस ये 15 क्वेश्चंस की ही स्लाइड बना पाई मैं आज, तो आज 15 क्वेश्चंस ही हो पाएंगे बेटा। अगली क्लास में फिर मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। तो आज की क्लास में इतने बहुत हैं। ठीक है बेटा, कोई भी आपके पास डाउट हो यहां तक की क्लास में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 2-3 ही पीडीएफ मिला एनटीपीसी प्रैक्टिस बैच। ठीक है राहुल, मैं चेक कर लेती हूँ, मैं करवा लेती हूँ, सारे पीडीएफ अपलोड करवा दूंगी आज। ओके चलिए, तो 15 क्वेश्चन सही कर लेना। अब मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।